हमने यहां पे सिलेबस लिखना है। ये सिलेबस हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिएगा सिलेबस फॉर सीए इंटरमीडिएट, सिलेबस फॉर सीए इंटरमीडिएट मई एंड नवंबर 2021 एग्जाम्स। अगर आपका एग्जाम सीए का एग्जाम है नवंबर 21 या मई 21 में, तो आपके लिए सब कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे ध्यान रखना इस बात का, मेरे बेटा ध्यान रखना इस बात का, आपका जो पूरा पेपर है उसका नाम है टैक्सेशन, और टैक्सेशन के इस पेपर में 60 मार्क्स आर फॉर योर इनकम टैक्स एंड 40 मार्क्स आर फॉर GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST, एंड 60 मार्क्स आपका किसका है? इनकम टैक्स का। मैं अभी आपको इनकम टैक्स का पूरा सिलेबस लिखवा दूंगा। मैं आपको इनकम टैक्स भी पढ़ाऊंगा, GST भी पढ़ाऊंगा, दोनों चीजें पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। लेकिन अभी जो मैं आपको सिलेबस लिखवा रहा हूं वो सिलेबस होगा सिर्फ किसका? वो सिलेबस होगा सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स का, क्योंकि GST का सिलेबस जो है वो अलग सब्जेक्ट है, वो अलग हम लोग करेंगे। जब GST की क्लासेस होगी तो GST की क्लासेस में पूरा सिलेबस आपको लिखवा दूंगा। लेकिन अभी हम लोग इनकम टैक्स का सिलेबस लिखेंगे। इनकम टैक्स के सिलेबस में सीक्वेंस आपको यही रखना होगा, और हमारी तरफ से जो क्लासेस आपको मिली हैं या मिलेंगी वो क्लासेस भी इसी सीक्वेंस में, इसी सीरियल ऑर्डर में है। तो हम लोग जब अपना सिलेबस लिखेंगे तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 नंबर से। 1 से भी पहले लोग कहते हैं कि चैप्टर 1 से शुरू करो, मैं कहता हूं नहीं, चैप्टर 1 से नहीं, चैप्टर 0 से स्टार्ट करो। दैट मीन्स 1 से भी पीछे चले जाओ, 1 से भी पीछे चले जाओ। और हम लोगों को डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग अगर लेनी है तो हमें 1 से भी पीछे चले जाना चाहिए, 0 पर चले जाना चाहिए, 0 से पढ़ना चाहिए। तो 0 नंबर पे हमारे पास क्या है? 0 नंबर पे हमारे पास है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। बहुत जरूरी बात, हम लोग पूरे इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स के बाद हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज डेफिनेशंस, दैट विल बी कॉल्ड एज डेफिनेशंस। हम लोग डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस के बाद हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स के बाद हमारे पास आएगा न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन। रादर उससे पहले, न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन से पहले भी एक टॉपिक आता है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ सरचार्ज। उसके बाद हम लोग करेंगे न्यू स्कीम ऑफ इनकम टैक्स। आप सबको अच्छे से पता है कि सरकार ने हमें अल्टरनेटिव मेथड दिया है अपना इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने का। या तो आप ये वाला मेथड फॉलो कर लो या आप ये वाला मेथड फॉलो कर लो। सरकार ने 2 मेथड दिए हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने के, तो हम लोग वो दोनों मेथड सीखेंगे। और ये जो चैप्टर नंबर 5 है, ये वाला मेरे राइट हैंड साइड पे जो है न्यू स्कीम ऑफ इनकम टैक्स, ये इस साल नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जो कि मैं आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैंने पूरा अलग चैप्टर बनाया है इसका, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक करेंगे, दैट विल बी एग्रीकल्चर इनकम। देन वी विल डू द टॉपिक ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
then we will do the topic of advanced tax. ये सारे इसी सीक्वेंस के अंदर आपने करने हैं। जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं आप इसी सीक्वेंस में मूव करेंगे। पॉइंट नंबर 9 पे आएंगे आप, गिफ्ट्स रिसीव्ड। पॉइंट नंबर 10 पे आप जाएंगे। पॉइंट नंबर 10 विल बी डिविडेंड्स। आपको अच्छे से पता है कि जब आप किसी कंपनी के अंदर शेयर्स पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस कंपनी से जब रिटर्न्स मिलते हैं, दोज रिटर्न्स आर व्हाट वी कॉल एज डिविडेंड्स। तो डिविडेंड्स का एक पूरा अलग चैप्टर है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। डिविडेंड्स के बाद हम लोग एक और छोटा सा चैप्टर करेंगे, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। तो अगर इनकम्स हैं तो इनकम्स के ऊपर टैक्स देना होता है, ये हमें पता है, लेकिन अगर लॉस हो तो क्या करें, लॉस हो तो क्या करें, वो हम लोग सीखेंगे। लॉस हो तो क्या करें, क्या गवर्नमेंट हमें पैसा देगी? ना बाबू ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लॉसेस का क्या करेंगे सीखेंगे, अभी थोड़ी देर टाइम में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद एक और चैप्टर हम लोग करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लबिंग ऑफ इनकम्स। ये सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। कोई 1 क्लास का, कोई 2 क्लास का, कोई 3 क्लास का, ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। लेकिन इसके बाद सारे बड़े चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद सारे बड़े बड़े चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 13 नंबर पे आपका चैप्टर आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। तो मैं पूरा लिख रहा हूं यहां पे, वी विल हैव द चैप्टर कॉल्ड इनकम ऑफ सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद हम लोग चैप्टर करेंगे डिडक्शंस। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई, डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई। इसके बाद हम लोग करेंगे पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 में हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉइंट नंबर 15 में हम लोग करने वाले हैं टॉपिक ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। पूरा लिख देता हूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम लोग करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा एक काम कर देना, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से पहले एक और टॉपिक हम लोग लिखेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, जो एसेट्स हम लोग अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं उन सभी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का पूरा एक अलग सिस्टम है, वो सिस्टम हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 17 पे जाएंगे। डेप्रिसिएशन के बाद हमारे पास आएगा चैप्टर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देन 18 पे जाएंगे, दैट विल बी फ्रॉम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। 19 नंबर पर जाएंगे, हम लोग करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो 19 चैप्टर्स तक मैंने आपको एक लिस्ट दे दी, सीक्वेंस दे दिया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस, अभी तो सिलेबस में भी और बहुत कुछ है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अब टॉपिक करेंगे, डिडक्शन तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं, हम लोग टॉपिक करेंगे AMT, जिसका फुल फॉर्म होगा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये वाला टॉपिक हम लोगों ने करना है। उसके बाद हमारे पास फिर छोटे छोटे से टॉपिक बचते हैं, दैट इज एग्जेम्प्टेड इनकम्स। देन हमारे पास टॉपिक आ जाता है, टॉपिक नंबर 22 हमारे पास आ जाता है, दैट इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स रिटर्न। दैट इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स रिटर्न। And the last topic that we have is assessment of
असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। बहुत सारे लोग असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। तो आपको जो अच्छा लगे, आपको जैसा अच्छा लगे, आप उसको वो नाम और वैसा नाम दे सकते हैं। तो मेरे बेटा, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है और ये सिलेबस हमने डिस्कस किया है सीए इंटरमीडिएट के लिए। आप देखिए, मैंने आपको यहां पे लिखवाया सिलेबस फॉर सीए इंटरमीडिएट मई एंड नवंबर 21, जहां पे टैक्सेशन 60 मार्क्स का, जीएसटी 40 मार्क्स का। जीएसटी के बारे में चर्चा नहीं करी मैंने आपके साथ। इनकम टैक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया। इंट्रोडक्शन करेंगे, देन डेफिनेशंस करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस करेंगे, एंड पूरी सीक्वेंस मैंने आपको लिखवा दिया। मैं फिर से आपको ये बात बता रहा हूं, वी विल फॉलो दिस सीक्वेंस। हम लोग ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। हो सकता है कोई एक दो चैप्टर थोड़े से सीक्वेंस में चेंज हो जाए, लेकिन प्राइमरली मेनली आपने अगर सब्जेक्ट को सीखना है तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। हम लोग ये सारे के सारे 23 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके। मेरे बेटा ध्यान देना, मैं आपके साथ जो सबसे पहली चीज स्टार्ट करूंगा, दैट विल बी द इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन टू द होल सब्जेक्ट। मैं चाहूंगा, आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक फ्रेश पेज के ऊपर आ जाए, नए पेज के ऊपर आ जाए, और आप नए पेज के ऊपर लिखना स्टार्ट कीजिएगा मेरे साथ साथ में। एंड लेट अस स्टार्ट विद द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स। आप हेडिंग दीजिए चैप्टर 0। चैप्टर 1 नहीं है, चैप्टर 0 है, जिसका टाइटल होगा इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन पूरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है। पूरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 0 में मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं। आप इसके अंदर पहला टॉपिक लिखेंगे, व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है। हम लोग टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, पता तो हो कि टैक्स होता क्या है। व्हाट इज टैक्स, मेरे साथ साथ में लिखिएगा, मेरे साथ साथ में लिखना स्टार्ट कीजिए। टैक्स में बी defined as monetary burden. Tax may be defined as a monetary burden put upon an individual, corporates, property owner, etc., to support the government, and the payment is extracted by a legislative authority. लो मेरे बेटा, मैंने आपको टैक्स का एक मीनिंग लिखवा दिया। बड़े प्रोफेशनल अप्रोच के साथ मैंने आपको एक मीनिंग इसमें लिखवाया कि टैक्स का मतलब क्या है। दोस्तों, हम लोग इनकम टैक्स का ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं और सबसे पहली चीज हम लोगों को सीखनी चाहिए कि टैक्स का मीनिंग क्या है। तो मैंने आपको लिखवाया, आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं सारी चीजें जो मैंने आपको लिखवाई। टैक्स में बी डिफाइंड एज अ मॉनेटरी बर्डन। ये मॉनेटरी बर्डन है। मॉनेटरी का मतलब है पैसे से रिलेटेड है। ये बर्डन डाला जाता है
पैसे का बर्डन डाला जाता है किसके ऊपर? ये बर्डन डाला जाता है अपॉन इंडिविजुअल। मैं एक इंडिविजुअल हूं, आप इंडिविजुअल है, आपके माता पिता इंडिविजुअल है, मेरे माता पिता इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल के ऊपर बर्डन डाला जाता है, पैसे का बर्डन। कॉर्पोरेट्स के ऊपर डाला जाता है। कॉर्पोरेट से हमारा मतलब है कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इनके ऊपर भी बर्डन डाला जाता है। बर्डन डाला जाता है प्रॉपर्टी ओनर्स के ऊपर, जिनके पास अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज है, जमीन जायदाद है, उनके ऊपर बर्डन डाला जाता है। टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, गवर्नमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, और जिसके लिए सरकार मेरे से, आपसे, इंडिविजुअल से पैसा वसूल करती है। वर्ड लिखा है हमने एग्जैक्टेड। एग्जैक्टेड का मतलब होता है वसूल करना, पैसा वसूल करना बाय अ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। दैट मीन्स उनके पास अथॉरिटी है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दी है कि वो ये काम कर सकते हैं। किनके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं सरकार के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट को यह पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारे देश का सुप्रीम पावर है, उसने सरकार को यह पावर दी कि सरकार अगर चाहे तो लोगों से वसूलन, जबरदस्ती पैसा वसूल कर सकती है। जब यह पैसा जबरदस्ती वसूल किया जाता है टू सपोर्ट द फंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज टैक्स। बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं ये फीस है, तो मैं आपको यहां पे क्लैरिफाई कर देता हूं, ये फीस नहीं है, ये फीस नहीं है। आप इसे फीस नहीं कहेंगे। अब आप कहेंगे सर क्यों, ये फीस क्यों नहीं है और क्या फर्क होता है फीस में और टैक्स में? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं फीस, तो उस फीस के मुकाबले में, कंसिडरेशन में हमें कोई बेनिफिट मिलता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि साहब मैंने ये फीस पे करी और इसके बदले में मेरे को ये बेनिफिट मिला। जहां पे आप बेनिफिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहां पे आप पेमेंट को बोलते हैं फीस। उदाहरण के तौर पे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए मेरे को अपनी एक कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनाने के लिए मैं जाता हूं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को मैं पैसा पे करता हूं, जिसकी वजह से मेरी कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है। तो दैट मीन्स कंपनी फॉर्मेशन के लिए मैंने पैसा दिया। आई कैन आइडेंटिफाई विद 100% क्लैरिटी कि जो मैं पैसा दे रहा हूं उसके कंसिडरेशन में मेरे को क्या मिल रहा है। उसके कंसिडरेशन में मेरे को मिल रहा है द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो जो मैं पैसा आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दूंगा, उसे बोलते हैं फीस, उसे टैक्स नहीं बोलेंगे। आप कभी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का टैक्स पे किया, आपने किया 1 लाख रुपए का टैक्स पे किया, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेरे इस 1 लाख रुपए को यूज करके कौन कौन से गरीब लोगों का इलाज किया सरकार ने। आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेरे 1 लाख रुपए के टैक्स की वजह से कौन कौन से सरकारी इंप्लॉई को नौकरी मिली या उनको सैलरी मिली। आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेरे 1 लाख रुपीस के टैक्स देने की वजह से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की सड़क बनी, रोड की कंस्ट्रक्शन हुई। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जहां पे आप पैसा दे रहे हैं और उसके बदले में क्लियरली कंसिडरेशन क्या मिल रहा है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप उसे बोलेंगे टैक्स। वो आपका फीस नहीं है, वो टैक्स है। और फीस के केस में आप हमेशा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने ये जब पैसा दिया तो इसके बदले में आपको क्या कंसिडरेशन मिला। मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, हमारे देश के अंदर सरकार टैक्स चार्ज करती है। अब बात आती है कौन सी सरकार? पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार या किसी स्टेट के अंदर बैठी हुई स्टेट गवर्नमेंट की सरकार। जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, दिल्ली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार, आप पार्टी की सरकार। इसी प्रकार से अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग सरकारें हैं। महाराष्ट्र के अंदर अलग सरकार है,
पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है, हर जगह हर स्टेट के अंदर अलग अलग सरकार है। तो कौन सी सरकार टैक्स चार्ज करेगी, हम लोगों ने ये सीखना है। और ध्यान रखना, सरकार को टैक्स चार्ज करने के लिए पावर कौन दे रहा है? सरकार को टैक्स चार्ज करने की पावर दे रहा है एक कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। और वो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी क्या है? आओ मेरे बेटा, मेरे साथ साथ में लिखना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दैट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी? सो यहां पे हम लोग लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां पे हम लोग लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें करेंगे। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप आराम से पढ़ सके, आराम से इसे लिख सके। बहुत अच्छे तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखेगा। पॉइंट नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is the supreme law of India, is the supreme law of India। इंडिया का सबसे बड़ा कानून, सुप्रीम लॉ इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही आर्टिकल नंबर 265, आर्टिकल 265 states that no kind of tax, किसी भी प्रकार का टैक्स, no kind of tax shall be levied। levied का मतलब होता है लगाना। no kind of tax shall be levied or collected, except by an authority of law। इसका मतलब यह हुआ कि हर टैक्स के पीछे कोई ना कोई कानून जरूर होगा। पॉइंट नंबर 3, that means for every tax there must be a law which is made by either Parliament of India, or by state legislature or by state legislative assembly, तो मेरे बेटा ये आपके पास एक बात आ गई। अब मन में बात ये आती है कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है? ध्यान देना। अब याद करो, आज से लगभग 2-3 साल पहले, शायद 4 साल पहले हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं नोटबंदी हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब टीवी पे आए रात को 8 बजे का टाइम, और उन्होंने अनाउंस किया कि आज रात 12 बजे के बाद से 500 के और 1000 रुपए के करेंसी बंद, और उसकी जगह हम नई करेंसी इशू करेंगे, लॉन्च करेंगे। डीमोनेटाइजेशन। अब जरा सोचो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरी कंट्री के अंदर डीमोनेटाइजेशन कर दिया, करेंसी चेंज कर दी। क्या वो ये कर सकते हैं कि आज रात 8 बजे टीवी पे आए और बोले कि आज रात 12 बजे के बाद कल से आप सारे हिंदुस्तानियों के ऊपर एक टैक्स लगा रहा हूं, कल से टैक्स देना स्टार्ट कर देना? क्या मोदी साहब के पास इतनी पावर है? आप सोच रहे होंगे भाई प्राइम मिनिस्टर है, कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 370 अबॉलिश कर दिया, बाबरी मस्जिद का केस सॉल्व कर दिया, इतनी सारी पावर है, कुछ भी कर सकते हैं? आंसर इज नो, ना, बिल्कुल नहीं।
इनकम टैक्स से रिलेटेड या फॉर दैट मैटर किसी भी प्रकार के टैक्स से रिलेटेड पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं है। वो पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। आप हो सकता है सोच रहे हो कि भाई ये पार्लियामेंट क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, तो इसका मैं चर्चा आपके साथ अभी करूंगा। और याद रखिएगा, पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ये टैक्स चार्ज करने की पावर, टैक्स लगाने की पावर कहां से मिलती है? सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको फालतू की बात बता रहा हूं, एक आउट ऑफ ट्रैक जाके। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, जहां पे हर चीज रिटन में है। वी हैव अ रिटन लॉ। लेकिन अगर आप इंग्लैंड चले जाते हैं तो इंग्लैंड के अंदर देयर इज नो रिटन लॉ, वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा आपको। वहां पे एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कस्टम्स, रीति रिवाज। वहां पे रिटन लॉ नहीं है, देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लैंड। वो काम करते हैं ऑन रीति रिवाज, कस्टम्स के ऊपर काम करते हैं। इंडिया में वी हैव एवरीथिंग रिटन, और उसके बावजूद, रिटर्न होने के बावजूद हमारे यहां पे कितने डिस्प्यूट्स होते हैं आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। अब वापस आते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ सुप्रीम लॉ विच गिव्स द पावर टू मेक लॉ, किसी भी प्रकार का लॉ। खासतौर पे अगर हम लोग टैक्सेस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 265 ये बात बोलता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जा सकता जब तक टैक्स लगाने की और टैक्स कलेक्शन करने की पावर अथॉरिटी ऑफ लॉ या उसका एक्ट ना हो। दैट मीन्स टैक्स की इंपोज करने की बात और उसके बाद टैक्स की कलेक्शन करने की बात, दोनों के लिए लॉ होना जरूरी है। लॉ से हमारा मतलब है एक्ट होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब टीवी पे आए रात को 8 बजे और बोले कि साहब कल सुबह से आप सबके ऊपर एक टैक्स लग गया। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, जब कभी भी टैक्स की बारी आती है, एक्ट की बारी आती है, तो एक्ट दो तरह से हो सकता है। एक पार्लियामेंट का एक्ट हो सकता है और दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टैक्स हो सकता है। ऐसे मैं बोल देता हूं, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट्स द स्टेट गवर्नमेंट। महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट, तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट, बिहार की स्टेट गवर्नमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो टैक्स या स्टेट लगाएगा या टैक्स सेंटर लगाएगा। अब बात यहां पे आती है कि साहब ये कैसे पता चलेगा कि टैक्स सेंटर लगाएगा या स्टेट लगाएगा? हाँ, उसका भी तरीका है, उसका भी हमारे पास तरीका है। क्या तरीका है? लिखिएगा मेरे साथ साथ में। पॉइंट नंबर 4, अंडर 7th शेड्यूल, अंडर 7th शेड्यूल of Constitution of India, under 7th schedule of Constitution of India, एक बात सीख लेना, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मैं आपको बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगा, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। मैंने बोला 7th, हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसने 7th को ऐसे लिख दिया हो, TH लगा दिया हो इसके बाद। अगर तो आपने TH नहीं लगाया तो बहुत मुबारक है आपको, लेकिन अगर आपने TH लगा दिया तो भाई गड़बड़ हो गई। जब कभी भी आप रोमन्स में कुछ लिखते हैं, ये रोमन्स है ना, जब कभी आप रोमन्स में कुछ लिखते हैं तो आप TH, STRDTH नहीं लगाते। आप ऐसे नहीं लिखोगे फर्स्ट, ये गलत होता है लिखना। आप ऐसे नहीं लिखोगे सेकंड, गलत होता है लिखना। आप ऐसे नहीं लिखोगे थर्ड, ये गलत होता है लिखना। जब आप रोमन्स में लिखते हो तो इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको प्रोनाउंस ही किया जाता है फर्स्ट, इसके आगे ST नहीं लगता।
इसको प्रोनाउंस किया जाता है सेकंड, एनडी नहीं लगता। तो याद रखना, ये एक सबक हमने आज सीखा। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये बात पहले से पता हो, जिनको पता थी बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता थी मेरे को भाई व्हाट्सएप के ऊपर बता देना, आज आपने नई बात सीख ली, ठीक है जी। और इस तरह से बहुत सारी नई बातें बताऊंगा, बार बार हर क्लास के अंदर कुछ न कुछ नया होगा, जो कि किताबों से हट के कुछ नई चीजें होंगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इंग्लैंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दे फॉलो कस्टम्स, रीति रिवाज फॉलो करते हैं। इंडिया के अंदर वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। चलो आगे चलते हैं। अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, powers of parliament and state legislature have been defined। तो मेरे बेटा ध्यान देना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बैक साइड पे शेड्यूल्स गिवन है, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। तो जो 7th शेड्यूल है, उस 7th शेड्यूल के अंदर डिफाइन किया गया कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, और साथ में डिफाइन किया गया कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या क्या पावर्स हैं। और मेरे बेटा इसी पावर में पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे, इसी टॉपिक में पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा। एज पर एंट्री नंबर 82, बहुत ध्यान से लिखना ये बात, एज पर एंट्री नंबर 82, बहुत ध्यान से आपने ये बात लिखनी है। एज पर एंट्री नंबर 82, इनकम टैक्स except on income of agriculture shall be imposed by the Parliament of India, shall be imposed by Parliament of India। And इसी में कंटिन्यू करके लिखना, and as per entry number, ध्यान से लिखना, and as per entry number 46, as per entry number 46, income tax on agriculture income tax on agriculture income will be imposed by the state legislature, लो मेरे बेटा, कितनी बढ़िया बात, नई बात आज हम लोगों ने यहां पे सीख ली। बहुत बढ़िया कंसेप्ट हम लोगों ने यहां पे सीखा, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत ज्यादा आपकी मदद करेगा। पॉइंट नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेगा। मैंने आपको यह कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास, या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर के पास क्या क्या पावर्स है, किस किस मुद्दे के ऊपर पार्लियामेंट कानून बनाएगा, किस किस मुद्दे के ऊपर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बनाएगी, वो डिफाइन किया गया है अंडर शेड्यूल नंबर 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बता देता हूं, शेड्यूल नंबर 7 के अंदर आगे 3 अलग अलग लिस्ट गिवन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ सुना सा लग रहा है ना, कुछ नई चीज तो नहीं है, सुनी सी बात है। स्कूल टाइम पे जब हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज पढ़ा था, तो बिजनेस स्टडीज में सारी बातें पढ़ी थी, कुछ याद आ रहा होगा, धुंधला सा कुछ याद आ रहा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो यूनियन लिस्ट है, उस यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे एरियाज मेंशन्ड हैं जिनके ऊपर कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे
पॉइंट्स मेंशन हैं जिनके ऊपर कानून बनाने की पावर स्टेट के पास है। जैसे अगर कंट्री का डिफेंस करना है, आर्मी की बात है, तो कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। लेकिन किसी स्टेट के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो वहां पे पुलिस के ऊपर कंट्रोल होगा, और पुलिस के ऊपर कंट्रोल करने की पावर स्टेट को दी गई है, सेंटर के पास पावर नहीं है। हाँ, यूनियन टेरिटरीज में होती है, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो पावर टू कंट्रोल द पुलिस एंड द लॉ एंड ऑर्डर इज इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन अदरवाइज स्टेट्स के अंदर पावर इज विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद, उनके बारे में बात हो रही है। अब बात आती है इनकम टैक्स की। देखो आपने क्या लिखा अभी इनकम टैक्स में, आपने ये लिखा कि जनाब इनकम टैक्स चार्ज करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। एंट्री नंबर 82, आप में से शायद कोई ये पूछेगा मेरे से, सर ये एंट्री नंबर 82 क्या है? तो आप ऐसे याद कीजिएगा कि जो शेड्यूल 7 है, उस शेड्यूल 7 के अंदर सीरियल नंबर पॉइंट नंबर 82, शेड्यूल 7 के अंदर सीरियल नंबर 82 है, और सीरियल नंबर 82 कहता है कि जनाब इनकम टैक्स के ऊपर कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। लेकिन हां, एक चीज की इनकम को छोड़ देना, वो एक चीज की इनकम कौन सी? एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कानून बनाने का पावर स्टेट को दिया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया। तो अब आप इसको समझिए, मान लीजिए, ऐसा है नहीं लेकिन मान लीजिए कि मैं पंजाब में रहता हूं, मान लेते हैं ऐसा, मैं पंजाब में रहता हूं, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं पंजाब में प्रैक्टिस करता हूं, तो मेरी प्रैक्टिस की जो इनकम आएगी, मेरी प्रोफेशन की जो इनकम आएगी, उसके ऊपर टैक्स लगाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। और मान लो मैं साथ साथ में खेती बाड़ी भी करता हूं, मेरे अपने खेत खलियान है, मैंने खेत खलियान को किराए पे दिया है, वहां से मेरे पास किराए की इनकम आती है जिसको एग्रीकल्चर इनकम कहा जाता है। या मेरे पास अपना कोई खेत है, मैं उस खेत के ऊपर गेहूं की फसल उगाता हूं, गेहूं की फसल को बाजार में बेच के मैं कुछ पैसा कमाता हूं, दैट इज माय एग्रीकल्चर इनकम। और इस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की पावर किसके पास? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा पावर स्टेट के पास। तो मेरे बेटा ध्यान रखना, पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेंटर एंड द स्टेट, लेट मी से हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो हम लोगों ने 5 पॉइंट्स यहां पे इस प्रकार से लिखे। अब यहां पे एक बात आती है कि साहब टैक्स लगाया क्यों जाता है, क्या जरूरत पड़ी है टैक्स लगाने की, ना लगाए तो क्या होगा, लगाएंगे तो क्या फायदा होगा? ध्यान से लिखिएगा, वाई taxes are imposed, टैक्सेस क्यों इंपोज किए जाते हैं? वाई टैक्सेस आर इम्पोज्ड, टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, ना लगाए तो क्या होगा? बहुत ध्यान से लिखना मेरे बेटा, बहुत ध्यान से लिखना। गवर्नमेंट रिक्वायर्स फंड्स, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, मेरे को भी पैसा चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को ज्यादा चाहिए। गवर्नमेंट रिक्वायर्स फंड्स, क्यों चाहिए गवर्नमेंट को पैसा? गवर्नमेंट रिक्वायर्स फंड्स फॉर पॉइंट ए, डेवलपमेंट ऑफ नेशन, देश का डेवलपमेंट हो, देश की डेवलपमेंट हो, इसलिए पैसा चाहिए। बुलेट ट्रेन बने हमारे देश में, पैसा चाहिए। बड़ी बड़ी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स बने, पैसा चाहिए। सारी नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए, कैनाल सिस्टम डेवलप किया जाए, पैसा चाहिए। मेट्रो सिस्टम शहरों में डेवलप किया जाए, पैसा चाहिए। डेवलपमेंट करनी है, पैसा चाहिए। मार्स तक मिशन भेजना है, पैसा चाहिए। मून के ऊपर मिशन भेजना है, पैसा चाहिए। डेवलपमेंट करनी है, पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा? टैक्स एक सबसे बड़ा रेवेन्यू है सरकार का, टैक्स का सबसे बड़ा रेवेन्यू है फंड्स इकट्ठे करने का। दूसरा एक और कारण, डिफेंस ऑफ कंट्री, डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश को बचाना है,
देश को बचाना है, चाइना से बचाना है, पाकिस्तान से बचाना है, बाकी एनिमी से बचाना है, डिफेंस करना है देश का, पैसा चाहिए। कहां से आएगा पैसा? टैक्स का पैसा इस्तेमाल होगा। साथ साथ में सोशल सिक्योरिटी टू पीपल। आपको अच्छे से याद है कोरोना काल, मार्च 2020 में कोरोना शुरू हो गया, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हो गया, हमारे देश में भी लॉकडाउन हुआ, गरीबों को खाना बांटा गया पूरे हिंदुस्तान में, गरीबों को पैसे दिए गए अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, एक्चुअल में दिए गए। टीवी वाले कुछ भी बोलते रहे, मीडिया वाले कुछ भी बोलते रहे, सरकार ने पैसा खर्च किया है, लोगों को पैसा दिया है। हां, मेरे जैसे आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली वालों को कुछ नहीं मिला, लेकिन जो गरीब तबका है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, उन सबको सरकार ने पैसा दिया, महीने का पैसा दिया, मंथली पैसा दिया, टू सस्टेन देयर लाइफ। तो ये सोशल सिक्योरिटी है। अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त होता है, सोशल सिक्योरिटी है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको पेंशन दी जाती है रिटायरमेंट के बाद, सोशल सिक्योरिटी है। और इस प्रकार से बहुत सारी और चीजें, एजुकेशन फ्री है, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर एजुकेशन फ्री है। इन सब चीजों के लिए सरकार को पैसा चाहिए, और सरकार को पैसा कहां से मिलेगा? सबसे बड़ा रिसोर्स है टैक्सेस का। सरकार को और किस चीज के लिए पैसा चाहिए? मीटिंग कंटिजेंट सिचुएशंस को मीट आउट करना है। बाढ़ आ गई, लोगों को बचाना है, लोगों को मुआवजा देना है, सूखा पड़ गया, लोगों को पैसा देना है, और इस प्रकार की और कोई भी अनसीन सरकमस्टांसेस आ जाए उसको फाइट आउट करना है। सरकार को पैसा चाहिए, इस वजह से सरकार मेरे से आपसे टैक्स चार्ज करती है। और मेरे बेटा, इसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सो व्हाई टैक्सेस आर इम्पोज्ड? गवर्नमेंट रिक्वायर्स फंड्स फॉर ऑल दीज पर्पसेस। अब गवर्नमेंट को ये जो फंड चाहिए, ये कहां से आएगा? ध्यान से लिखिएगा। वन ऑफ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट इज income tax. And for this government has made income tax act 1961। अच्छा, अब बात आती है कि कौन सी गवर्नमेंट ने ये बनाया? गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया। कौन सी गवर्नमेंट ने ये बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को पावर दी गई है। तो पार्लियामेंट को पास पावर है, पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया, इनकम टैक्स एक्ट 61, और गवर्नमेंट टैक्स की कलेक्शन करती है बाय द यूज ऑफ दिस लॉ, दैट इज द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। अच्छा, अब यहां पे एक बात आती है मन में, मैं अभी लिखवाऊंगा आपको ये बात। मन में बात ये आती है कि साहब, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, और इनकम टैक्स का कानून बना 1961 में, तो क्या 47 से लेकर 61 तक कोई कानून नहीं था? था। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं था, ऐसा नहीं है कि सरकार को हम लोग इनकम टैक्स नहीं देते थे। मेरे दादा देते थे, दादी भी देती थी, आपके दादा दादी, नाना नानी, शायद उनके माता पिता सब टैक्स देते थे उस जमाने में। जिनकी भी आमदनी थी, एक अच्छे लेवल पे इनकम कमाते थे, सब टैक्स पे करते थे। अब आप कहेंगे सर, कानून था ही नहीं, इनकम टैक्स एक्ट बना ही 61 में, तो टैक्स कैसे देते थे? तो भाई, उससे पहले 1961 से पहले भी कानून था, इनकम टैक्स एक्ट 1922, और इनकम टैक्स एक्ट 1922 से पहले भी हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट था। तो इनकम टैक्स एक्ट 1922 वाज वन ऑफ द मेन एक्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, और उसके बाद लगभग
जो 1922 का एक्ट था उसी को कॉपी करके 61 का कानून बनाया गया। लेकिन हां, एक बहुत बड़ी बात हुई। 1922 का जो कानून था उसके मुताबिक रेवेन्यू, पैसा जाता था ब्रिटिशर्स के पास। लेकिन 1961 का जो कानून बना उसके अंदर एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया गया कि द रेवेन्यू विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। रेवेन्यू विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस वॉज अ लैंडमार्क केस where the collection of revenue was shifted from Britishers to the government of India. So that way it was a landmark act 1961 का। आइए मेरे बेटा जल्दी से ये बात देखते हैं। 1961 से पहले भी कानून होता था। एक बक्सा बना देना, एक बक्सा बना देना, बक्से को नीचे से बंद मत करना, बाद में बंद करेंगे जब हम लोग पूरा लिख लेंगे। ध्यान से लिखेगा, बहुत बहुत ध्यान से लिखिएगा। बिफोर इनकम टैक्स एक्ट 1961, मैंने शॉर्ट में लिख दिया आईटी एक्ट, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, वी हैड इनकम टैक्स एक्ट 1922। We had Income Tax Act 1922. Income Tax Act 1961 was a landmark act under which power of collection of income tax, power of collection of income tax was shifted from Britishers to government of India। तो मेरे बेटा ये इस वजह से बहुत जबरदस्त कानून था, लैंडमार्क था। लैंडमार्क का मतलब समझते हो, मील का पत्थर था, क्योंकि यह कानून ऐसा था जिसने शिफ्ट किया, पावर ऑफ कलेक्शन को शिफ्ट किया। पहले पावर ऑफ कलेक्शन पार्लियामेंट का ब्रिटिशर्स के पास था, अब जो पावर ऑफ कलेक्शन है वो किसको दे दिया गया? अब वो पावर ऑफ कलेक्शन दे दिया गया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दैट वे इट वाज अ लैंडमार्क एक्ट, या इट इज अ लैंडमार्क एक्ट। अच्छा, तो ये कहानी हम लोगों ने लिखी। अब साथ साथ में ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, कुछ और भी हम लोगों को साथ में करना होता है। तो आप हेडिंग देंगे लॉ गवर्निंग द इनकम टैक्स इन इंडिया, लॉ गवर्निंग इनकम टैक्स इन इंडिया। ये आपने हेडिंग देना है, लॉ गवर्निंग इनकम टैक्स इन इंडिया। ध्यान से लिखेंगे सारी बातें। पॉइंट नंबर वन, बी वेरी वेरी केयरफुल। फॉर इनकम टैक्स, फॉर लेवे का मतलब होता है लगाना, इंपोज करना, एंड कलेक्शन, पैसा चार्ज करना, कलेक्ट करना। फॉर लेवे एंड कलेक्शन वी हैव एन एक्ट called as Income Tax Act, 1961। ध्यान से लिखना मेरे बेटा, बहुत बहुत ध्यान से लिखना। It is implemented according to rules which are made under income tax rules 1962।
which are made under Income Tax Rules 1962. Point number 3. It is administrated. It is administrated by issue of circulars and clarifications, by issue of circulars and clarifications by the highest authority of income tax, by the highest authority of income tax, called as Central Board of Direct Tax, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में CBDT। CBDT इसे शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे। पॉइंट नंबर 4, इट इज इंटरप्रेटेड by the judgment. It is interpreted by the judgment of cases, disputes which are heard and decided by Supreme Court, or हाई कोर्ट। हाई कोर्ट्स लिख देना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश के अंदर। लो मेरे बेटा, बहुत बहुत ध्यान से आप लोग ये सारी बातें लिखेगा। मैंने आपको ये सारी बातें डिटेल में समझाने के लिए आपके सामने आ चुका हूं। बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपको हेडिंग दिया द लॉ गवर्निंग द इनकम टैक्स इन इंडिया। हमारे देश के अंदर कानून, इनकम टैक्स का कानून कौन बनाता है, कैसे चलता है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर पार्लियामेंट को दी है। सिर्फ एक इनकम के ऊपर पार्लियामेंट इनकम टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, वो है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ो, बाकी सारी प्रकार की इनकम्स के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज करने की पावर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कानून बनाया उसके लिए। कानून का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। मैं आपको बड़ी मजेदार चीज यहां पे दिखाने वाला हूं। मेरे पास यहां पे ये एक किताब है, आप देख पा रहे हैं ये किताब। इस किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम है, देखो क्या लिखा हुआ किताब का नाम, इनकम टैक्स एक्ट। ओहो हाँ, अब सीधी आई, इनकम टैक्स एक्ट। ये बहुत मोटी और बहुत भारी भरकम किताब है। देखो कितनी मोटी किताब है। ये पूरी किताब है जिसके अंदर कानून लिखा हुआ है। ये कानून किसने बनाया? ये कानून बनाया पार्लियामेंट ने। अब आप सोच रहे होंगे, सर इतनी मोटी किताब, ये पूरी किताब हमें पढ़नी है और याद करनी है? मैं बोलूंगा ना, डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, पूरा नहीं पढ़ना। इसका एक पार्ट आपको इस लेवल पे पढ़ना है, दूसरा पार्ट आपको इसके बाद हायर लेवल पे जाके पढ़ना है। तो हम लोग इसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट इस लेवल पे पढ़ाई करेंगे। मेरे बेटा, ये है एक्ट, देखिए पढ़ पा रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट। ये कानून है जो पार्लियामेंट ने बनाया
और इस कानून के बारे में ही हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है, फॉर द लेवे, लेवे का मतलब होता है लगाना, इंपोज करना, एंड कलेक्शन, लेना भी तो है, वसूल भी तो करना है। फॉर लेवे एंड कलेक्शन वी हैव एन एक्ट विच इज नोन एज एन इनकम टैक्स एक्ट। ये इनकम टैक्स एक्ट की किताब कौन से ईयर का है, 1961 का है। आगे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, इट इज इंप्लीमेंटेड, इंप्लीमेंट भी तो करना है, लागू भी तो करना है। इट इज इंप्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स विच आर मेड अंडर इनकम टैक्स रूल्स 1962। लो जी लो, बहुत मजेदार बात, लो जी लो। ध्यान से देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स रूल्स, देख पा रहे हैं, हाँ अच्छे से देखिए, इनकम टैक्स रूल्स लिखा हुआ है। ये जो इनकम टैक्स रूल्स हैं, ये इनकम टैक्स रूल्स, और इसके साथ साथ में यहां पे एक और किताब है इनकम टैक्स एक्ट। दोनों किताबें आप देख पा रहे हैं, मेरा मुंह छुप गया कोई बात नहीं, लेकिन किताबें आप देख पा रहे हैं दोनों, इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स, दोनों किताबें आप देख पा रहे हैं अच्छे से। और ये हाँ अब आप देख पा रहे हैं मेरे बेटे। आप सोच रहे होंगे सर दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है दोनों में, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, यह बात इनकम टैक्स एक्ट बताएगा। अगर वो इनकम टैक्सेबल है तो कैसे टैक्सेबल होगी, वो इनकम टैक्स रूल्स बताएगा। एक बार एग्जांपल के साथ, मान लीजिए कि मैं हूं एक एम्प्लॉय, आप हैं एक एम्प्लॉयर, मान लेते हैं ऐसा, मैं एम्प्लॉय हूं, आप एम्प्लॉयर हैं। आपने मेरे को कार दी चलाने के लिए, आपने कहा जौहर साहब ये कार की चाबी पकड़ो, अपने घर से दफ्तर कार में आया करो, शान शौकत से आया करो, और घर से जब वापस जाते हो तो इस कार में जाया करो। तो आपने मेरे को एक फैसिलिटी दी कार की। अब क्या ये कार फैसिलिटी मेरे लिए टैक्सेबल, मैं एम्प्लॉय हूं, मेरे को फायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, क्या ये कार की फैसिलिटी मेरे लिए टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, ये बात इनकम टैक्स एक्ट में लिखी जाएगी। ठीक है जी। अगर ये बात इनकम टैक्स एक्ट में लिखी गई है कि ये टैक्सेबल है या नहीं, तो फिर टैक्सेबल अगर है, अगर ये लिखा है कि टैक्सेबल है, तो फिर कार की वैल्यू के ऊपर, कितने अमाउंट के ऊपर टैक्स मेरे को देना होगा, ये बात कौन बताएगा, इनकम टैक्स रूल्स बताएगा। दैट मीन्स द फैसिलिटी ऑफ कार इज टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल, ये बात बताएगा एक्ट। और अगर वो टैक्सेबल है तो कितनी वैल्यू उसकी मानी जाएगी, मैं किस वैल्यू पे इनकम टैक्स पे करूंगा, ये बात इनकम टैक्स रूल्स बताएगा। अब बात आती है कि साहब ये किताबें बनाता कौन है, तो भाई बहुत आसानी से, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनकम टैक्स एक्ट तो पार्लियामेंट ने बनाना है, पार्लियामेंट बनाएगा इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अगर हम लोग इनकम टैक्स रूल्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स रूल्स पार्लियामेंट नहीं बनाता। फिर आप कहेंगे सर कौन बनाता है, देखो मैंने आपको लिखवाया इनकम टैक्स रूल्स कौन बनाता है, ध्यान से पढ़िए। मैंने आपको लिखवाया दैट इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इश्यू ऑफ सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस बाय द हाईएस्ट अथॉरिटी व्हिच इज नोन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन शॉर्ट सीबीडीटी। मेरे बेटा इनकम टैक्स रूल्स सीबीडीटी बनाता है। अब आप कहेंगे सर ये सीबीडीटी क्या बला होती है, तो बहुत आसानी से समझाऊंगा, बात को सुनना ध्यान से। मान लीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, मैंने उसे गोली मारी सिर में, मैंने उसका मर्डर कर दिया। तो अब मर्डर अगर मैंने कर दिया तो मेरे को सजा मिलेगी, मेरे को या तो फांसी पे लटकाया जाएगा या मेरे को उम्र कैद की सजा मिलेगी, सजा तो मेरे को मिलेगी। अब सजा मिलेगी, ये बात कहां लिखी है, ये बात लिखी है एक्ट के अंदर।
इंडियन पीनल कोड में यह बात लिखी है। लेकिन क्या ऐसा होगा कि मेरे को गली मोहल्ले के लोग पकड़ेंगे, जेल ले जाएंगे, फांसी में लटका देंगे, ऐसा होगा क्या? आंसर इज नो। मेरे ऊपर प्रॉपर मुकदमा चलेगा और मुकदमा चलाने से पहले मेरे को पकड़ना होगा, साबित करना होगा कि मैंने गोली मारी है, साबित करना होगा कि मैंने मर्डर किया है। और यह काम किसका होता है? यह काम होता है पुलिस का। तो कानून तो बन गया कि अगर आपने मर्डर किया तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी, लेकिन उस कानून को इंप्लीमेंट भी तो करना है, लागू भी तो करना है। कानून को इंप्लीमेंट, लागू करने के लिए, कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए एक अथॉरिटी है। जैसे पुलिस होती है, कानून लागू करती है, पुलिस होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से इनकम टैक्स में कानून लागू करने के लिए, उसे अप्लाई करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है CBDT, फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, इसका रोल क्या है? पहला, ये इनकम टैक्स रूल्स बनाएगा, जो ऊपर पॉइंट नंबर 2 में लिखा। दूसरा, अगर कानून के अंदर कोई कंफ्यूजन है, अगर कानून के अंदर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, कोई एक्सप्लेनेशन देना है, कुछ सर्कुलर्स देने हैं, बात को क्लैरिफाई करनी है, तो क्लैरिफाई करने का काम किसका? क्लैरिफाई करने का काम CBDT का। क्लैरिफाई करने का काम किसका? CBDT का। ठीक है जनाब। तो इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द हाईएस्ट अथॉरिटी विच इज नोन एज CBDT। और साथ साथ में ध्यान देना, उसके बावजूद भी लड़ाई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं। मैं कहता हूं कि साहब मैंने मर्डर नहीं किया, पुलिस वाले कहते हैं नहीं तूने ही मर्डर किया, तो लड़ाई झगड़ा होगा ना, डिस्प्यूट होगा। जब डिस्प्यूट होगा तो बात कोर्ट कचहरी में जाएगी। जब बात कोर्ट कचहरी में जाएगी तो वहां से जो जजमेंट आएगी, उस जजमेंट को माना जाएगा। और यही चीज इनकम टैक्स पर भी होती है। अगर इनकम टैक्स के कानून से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स हैं, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो कानून जब डिस्प्यूटेड होगा तो बात जाएगी कोर्ट कचहरी में, हाई कोर्ट्स में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और उनका जो फैसला है वो अल्टीमेटली कानून बनेगा। सो इनकम टैक्स का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से चलता है कि सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इनकम टैक्स एक्ट, फिर इनकम टैक्स रूल्स, उसके बाद CBDT, और फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजंस। मेरे बेटा, इस फ्लो में आपका ये पूरा कानून चलता है। अब अगर मैं इसमें थोड़ा और क्लैरिफिकेशन डालूं, इसमें थोड़ा और अगर मैं चीजों को आगे लेके जाऊं, तो ध्यान से बातों को लिखना स्टार्ट करना, ध्यान से बातों को लिखना स्टार्ट करना। मैं कुछ और क्लैरिफिकेशंस इसके अंदर डाल रहा हूं। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स आर, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स आर, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इनकम टैक्स के? जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले वी हैव इनकम टैक्स एक्ट, वी हैव इनकम टैक्स एक्ट 1961। ध्यान से लिखना, पॉइंट्स में लिखना। इट इज डिवाइडेड इनटू 23 chapters. It is divided into 23 chapters. Oh God. It is divided into 23 chapters. And it has 14 schedules. And it has 14 schedules. दूसरी बात, it has
It has 298 sections. It has 298 sections, and they are divided into many subsections, तो ये पहला कंपोनेंट। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट आता है बी, एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट, मैं साथ साथ में आपको ये चीजें समझाता चलता हूं ताकि आपके लिए भी थोड़ा आसान रहे और मेरे लिए भी चीजें थोड़ा सा आसान रहे। सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनेगा। अभी अभी मैंने आपको इनकम टैक्स एक्ट की ये किताब दिखाई थी। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये इनकम टैक्स एक्ट की किताब में पूरा पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक एक ही पैराग्राफ लिखा होगा, बिना फुल स्टॉप बिना कॉमा लगाए? क्या एक ही पैराग्राफ लिखा होगा पूरी किताब के अंदर? आंसर इज नो। इस पूरी किताब के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पैराग्राफ लिखे गए हैं और इन सारे पैराग्राफ को नंबरिंग दी गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 ऐसे करते हुए। और ये जो पैराग्राफ के नंबर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सेक्शन। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आपके पास कोई भी किताब होगी, अकाउंट्स की किताब है, जैसे आपके पास 11th 12th के अंदर आपके पास बिजनेस स्टडीज की किताब थी, इकोनॉमिक्स की किताब थी, अकाउंट्स की किताब थी। याद करो, क्या वो पूरी किताब एक ही पैराग्राफ में लिखी हुई थी? आंसर इज नो। उस पूरी किताब को अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया था और चैप्टर्स के अंदर अलग अलग पैराग्राफ दिए गए थे। बिल्कुल उसी प्रकार से इनकम टैक्स एक्ट को भी अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया। और टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल है 23 चैप्टर्स। और 23 चैप्टर्स को सपोर्ट करते हुए हमारे पास आते हैं टोटल 14 शेड्यूल्स, इनकम टैक्स एक्ट के शेड्यूल्स, जो बैक साइड पे क्लैरिफिकेशंस होती हैं। और पूरे का पूरा इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 298 सेक्शंस। और उसके साथ साथ मेरे बेटा हर साल फाइनेंस एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। आपके मन में बात आ रही होगी, सब ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है? तो मेरी बात को ध्यान से समझना, ध्यान से लिखना, ये बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग सी बात है। ध्यान से लिखेगा। एवरी ईयर ऑन 1st February, हर साल पहली फरवरी को द फाइनेंस मिनिस्टर FM मैंने लिख दिया। आपको पता है आजकल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मैडम निर्मला सीतारमन। तो एवरी ईयर ऑन 1st February द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया presents budget in the parliament, याद रखना मेरे बेटा, हर साल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम, पहले सर भी थे आजकल मैडम है तो मैडम की बात करते हैं। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम जो हैं वो 1 फरवरी को बजट पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करती हैं। अब आप कहेंगे साहब ये बजट क्या बला होती है? हाँ, सुनना ध्यान से। मान लीजिए आपका जन्मदिन है, मान लेते हैं आपका बर्थडे है और आपके बर्थडे पे आपके पेरेंट्स ने आपको 2000 रुपीज दिए कि ये ले बेटा 2000 रुपए रख, एंजॉय कर, मौज मस्ती कर। अब आप क्या करते हैं कि आप उस 2000 रुपए की ब्रेकअप करते हैं कि साहब इस 2000 रुपीज में से इतना पैसा मेरा खर्च होगा अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देने में, इतना पैसा खर्च होगा मूवी देखने पे, इतने पैसे से मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करवाऊंगा,
इतने पैसे से मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई को, अपनी बहन को रिटर्न गिफ्ट दूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं, उस 2000 रुपए के छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना रहे हैं कि आप उस 2000 रुपए को किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। इसी को कहते हैं बजटिंग करना, बजट बनाना। अब आपने अपने बर्थडे पे सिर्फ 2000 रुपए का बजट बनाया। इमेजिन करो यही बात एक बहुत लार्ज स्केल पे कर दिया जाए, लाखों करोड़ों रुपए का पैसा हो और पूरे देश के लिए ये वाली एक्टिविटी करनी हो। कितना पैसा डिफेंस के लिए खर्च करना है, कितना पैसा इरिगेशन और एग्रीकल्चर पे खर्च करना है, कितना पैसा सड़क बनाने पे खर्च करना है, कितना पैसा इसरो को देना है अगले प्रोजेक्ट के लिए, कितना पैसा कहां कहां पे खर्च करना है, उसका हिसाब किताब तो बनाओगे। ये पैसा खर्च करने का हिसाब किताब जो होता है, इससे हम लोग बोलते हैं बजट। और ये बजट हर साल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम, आजकल मैडम है, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ये बजट देती हैं। कब देती है ये बजट? ये बजट दिया जाता है ऑन 1st of February एवरी ईयर। और जरा कॉमन सेंस लगाना, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स से पूछते हैं, तो अप्लाई योर ब्रेन्स, अप्लाई योर कॉमन सेंस। बताइए, आप 2000 रुपए लेके जब प्लानिंग करते हैं उस पैसे को खर्च करने की, तो प्लानिंग पिछले साल के लिए करते हैं या अगले साल के लिए करते हैं? कहने का मतलब ये कि जो आपका जन्मदिन बीत चुका है उसकी प्लानिंग करते हैं, या जो जन्मदिन आज है या आने वाला है उसकी प्लानिंग करते हैं। बीते हुए बर्थडे की प्लानिंग तो नहीं करते ना, प्लानिंग तो आगे आने वाले के लिए होती है। बस यही कंसेप्ट यहां पे भी लगा दो। तो जब 1 फरवरी को बजट आता है तो वो बताते हैं प्लानिंग आने वाले साल के लिए। और हम सबको पता है कि हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। तो जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है उस ईयर की प्लानिंग पहले से की जाती है और 1 फरवरी को वो प्लानिंग करके पार्लियामेंट के अंदर बता दिया जाता है। तो मेरे बेटा, बजट के अंदर तो खर्चे की बात हो रही है। यहां पे तो ये बताया जाता है कितना पैसा कहां खर्च करेंगे, कितना पैसा डिफेंस पे खर्च करेंगे, कितना पैसा रफाल के फाइटर जेट्स पे खर्च करेंगे, कितना पैसा सड़क बनाएंगे, कितना पैसा मेट्रो पे खर्च करेंगे, कितना पैसा बुलेट ट्रेन पे खर्च करेंगे। कोरोना आया, कोरोना में 2 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए, बजटिंग हुई। जो पहले बजट बनाए वो सारे डिस्टर्ब हो गए, नए बजटिंग करनी पड़ी। तो फिर ऐसे केस में बजट के अंदर एक्सपेंसेस की बात होती है। अब बजट के अंदर खर्चा करना है तो भाई उस खर्चे को करने के लिए आमदनी भी तो होगी, कहीं ना कहीं पैसा भी तो कमाना है। तो पैसा कैसे कमाया जाएगा, उसके लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स और बहुत सारे हमारे सोर्सेज हैं। अब उन सोर्सेज में उन कानूनों से पैसा कमाया जाएगा, तो वहां पे उन कानूनों को अपडेट किया जाता है, पैसे कमाने के तरीकों को अपडेट किया जाता है, कानून को अपडेट किया जाता है। और उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर मैडम फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती हैं। ये बात लिखेंगे अगले पॉइंट के ऊपर। सो एवरी ईयर ऑन 1st of February द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स बजट इन द पार्लियामेंट। आगे लिखेगा along with budget, finance minister presents finance bill। अब बात आती है बजट में क्या है और बिल में क्या है, लिख लेना। बजट के अंदर क्या होता है, proposed या एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस होते हैं। प्रपोज या एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस होते हैं बजट के अंदर। तो फाइनेंस बिल में क्या होता है, फाइनेंस बिल में क्या होता है, इट इज प्रपोजल टू अमेंड। अमेंड का मतलब टू चेंज,
to proposal to amend to change existing tax laws, existing tax laws like income tax, Act, comma GST Act, comma Customs Act, etc. कस्टम्स एक्ट एटसेट्रा। तो मेरे बेटा ध्यान देना, फाइनेंस बिल के अंदर तो इनकम्स के बारे में बात होती है, बजट के अंदर एक्सपेंसेस के बारे में बात होती है। बजट और फाइनेंस बिल दोनों पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किए जाते हैं ऑन 1 फरवरी एवरी ईयर। अच्छा, अब इसके आगे की कहानी बड़ी मजेदार। जब ये बिल आता है तो ये बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से अप्रूव होके प्रेसिडेंट के पास जाता है। और याद रखना, प्रेसिडेंट साहब के पास कोई पावर नहीं है इसको रिफ्यूज करने की, इसको एक्सेप्ट करना ही होगा, साइन करने ही होंगे, बिल एक्ट बनेगा ही बनेगा, पक्की बात है, इस पर कोई टू ओपिनियंस नहीं होते हैं। साथ साथ में एक बात का और ध्यान देना, लोकसभा ने अगर ये बिल पास कर दिया तो राज्यसभा पास करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया, एक्ट बन जाएगा, राज्यसभा अप्रूवल दे या ना दे। साथ साथ में ध्यान रखना एक बात का और, कि पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों के ऊपर एक टाइम फ्रेम लगाया गया है और वो टाइम फ्रेम है 75 डेज का। दैट मीन्स विद इन द पीरियड ऑफ 75 डेज ये फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट बनेगा। 100% कंफर्मिटी है कि वो फाइनेंस एक्ट बनेगा ही बनेगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां पे लिखवानी है, ध्यान से लिखिएगा, बहुत ध्यान से लिखिएगा। फाइनेंस बिल is presented in Lok Sabha, and after its approval it is sent to Rajya Sabha. It is sent to Rajya Sabha. When both houses of parliament approve the finance bill, it becomes Finance Act. When both houses approve the finance bill, it is sent to, I'm sorry for this, it is sent to the President of India. It is sent to the President of India. When President of India gives approval, then it becomes Finance Act. तो मेरे बच्चे ध्यान देना, ये एनुअल प्रोसेस है। तो मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, since this is an annual process, it is called as Annual Finance Act. It is called as Annual Finance Act.
एक बात का और ध्यान देना, ये जो पूरा अप्रूवल वाला जो मैंने आपको बात बताई, ये अप्रूवल का टाइम फ्रेम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, 75 डेज का लिखना है आपने यहां पे। देर इज अ टाइम फ्रेम, देर इज अ टाइम फ्रेम, that is time limit of 75 days for approval from parliament as well as president। मेरे बेटा ध्यान देना, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर क्या ऐसा है कि 75 डेज पार्लियामेंट के लिए अलग और प्रेसिडेंट के लिए अलग? ना, ये 75 डेज अलग अलग नहीं है, टोटल 75 डेज है। कहां से? 75 डेज फ्रॉम अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। एक मिनट, there is a time frame or time limit of 75 days for the approval from the parliament as well as president। this period of 75 days starts from date of presentation of finance bill and budget in parliament। तो मेरे बेटा हम सबको ये बात पता है कि पार्लियामेंट के अंदर बजट और फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है ऑन 1 फरवरी। तो 1 फरवरी के बाद हमारे पास 75 डेज शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 75 डेज जो है वो उसके अंदर ये कंप्लीट होगा ही होगा। एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा सर मान लो 75 डेज में कंप्लीट नहीं होता तो क्या करें? ये पूरा सिस्टम दैट इज अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट, अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट, अगर ये 75 डेज में नहीं होता तो क्या करें? तो भाई ये ध्यान रखना, आज तक इंडिया के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि 75 डेज के अंदर ये अप्रूवल ना आया हो, आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन फिर वही बात आती है कि जो काम आज तक नहीं हुआ वो फ्यूचर में नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी? अगर आज तक ऐसा नहीं हुआ तो क्या पता फ्यूचर में हो जाए। तो भाई उसका भी तो कोई ना कोई प्रोविजन होगा कानून के अंदर। आंसर इज यस, प्रोविजन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात लिखी गई है कि अगर 75 डेज के अंदर ये अप्रूव नहीं होता है, अगर 75 डेज में ये अप्रूव नहीं होता है तो फिर जो पिछले साल का फाइनेंस एक्ट के प्रोविजन है वो अप्लाई हो जाएंगे जब तक ये वाला फाइनेंस बिल अप्रूव नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर 75 डेज के बाद भी देरी होती है जो आज तक कभी नहीं हुई, मान लो अगर होती है तो पिछले साल के फाइनेंस एक्ट के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे तब तक जब तक ये इस साल का फाइनेंस बिल अप्रूव नहीं हो जाता। तो ये सारी बातें, और देखो कितनी जरूरी बातें हैं ये सारी, और आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि वाई आई हैव सेड दिस चैप्टर एज 0 नंबर, वाई आई एम सेइंग दैट दिस इज अ 0 नंबर चैप्टर। अब आपको शायद इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है कि साहब इनकम टैक्स के पहले चैप्टर से पहले भी बहुत सारी बातें हम लोगों को सीखनी चाहिए। आपको यहां पे बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम के अंदर यहां से कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में यहां से कोई क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन हां उसके बावजूद हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया वो क्या क्या डिस्कस किया, मैं आपके साथ टॉपिक कर रहा हूं ये वाला कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट मैंने आपको बताया इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा मैंने आपको बताया एनुअल फाइनेंस एक्ट,
एनुअल फाइनेंस एक्ट जो है वो सारे कानून को, इनकम टैक्स के सारे कानून, जीएसटी के कानून को अपडेट कर देता है और अपडेट करने के बाद 75 दिनों में उसे लागू भी कर देता है। इसके साथ साथ में मेरे बेटा कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से कंपोनेंट्स का टॉपिक कंप्लीट करते हैं और फिर बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पॉइंट नंबर सी में आएगा इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स 1962, income tax rules 1962, the direct tax या यू में से इनकम टैक्स, कुछ भी नाम देते ना, डायरेक्ट टैक्स नाम दे दो, इनकम टैक्स नाम दे दो। द डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स इज लुक्ड आफ्टर बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी इसको लुक आफ्टर करता है। फॉर दिस पर्पस सीबीडीटी has made rules called as income tax rules 1962, called as income tax rules 1962. We must study income tax rules along with Income Tax Act and Annual Finance Act। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट भी पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ना है और साथ साथ में इनकम टैक्स रूल्स भी हम लोगों को पढ़ने हैं। कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कंपोनेंट का चौथा कंपोनेंट है circulars and notifications। तो ध्यान देना मेरे बेटा, पहले मैं नोटिफिकेशंस के बारे में बात करूंगा। आफ्टर पार्लियामेंट has made law, after parliament has made law and approved by the President of India, मेरे बच्चे ध्यान देना, एक बार पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद उस कानून को अप्लाई भी तो करना है। कॉमन लगा के लिखिएगा, आफ्टर पार्लियामेंट हैज मेड लॉ and approved by the president, such law has to be implemented. For this purpose, a notification is issued by government in the official gazette, तो ऑफिशियल गैजेट के अंदर एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है। मैं अभी आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन क्या होता है, अभी आपको बताऊंगा कि गैजेट क्या होता है। अभी पहले आप एक बार सर्कुलर्स के बारे में भी लिख लीजिए। सर्कुलर्स क्या है? These are guidelines issued by CBDT for implementation of Income Tax Act एंड इनकम टैक्स रूल्स। तो इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स को इंप्लीमेंट करना है। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए गाइडेंस इशू की जाती हैं।
एंड दीज गाइडलाइंस आर व्हाट वी कॉल एज सर्कुलर्स। याद रखिएगा, सर्कुलर्स आर बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब होता है कंपल्सरी, आर बाइंडिंग ऑन ऑफिसर्स बट नॉट ऑन टैक्स पेयर्स, बट नॉट ऑन टैक्स पेयर्स। तो बहुत जरूरी बात मैंने आपको यहां पे बता दी। एंड देन वी हैव दिस लास्ट पॉइंट, इसके बाद मैं आपको समझाना स्टार्ट कर दूंगा। पॉइंट नंबर ई एक बार लिख लीजिए, डिसीशंस, डिसीशंस ऑफ कोर्ट्स, decision of courts in disputed matters, in disputed matters, decisions of high courts या सुप्रीम कोर्ट, decisions of high courts and decision of supreme courts becomes ऐसे लिख देता हूं, decision of high courts and supreme courts are binding on officers as well as on taxpayers, and such decisions become a law of country, and such decisions become law of the country. And such decision becomes law of the country. लो मेरे बेटा, तो मैंने आपके साथ यहां पे ये टॉपिक कंप्लीट किया। मैंने आपको यहां पे ये बताया कि व्हाट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम टैक्स। याद रखना, कंपोनेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स। हम लोग यहां पे छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स का सब्जेक्ट सीखना है, इनकम टैक्स का सब्जेक्ट अच्छे से समझना है, तो हमें ये सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से सीखना होगा। और कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या 1961 ही कानून है? इससे पहले कानून नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कानून था और उस कानून को हम लोग बोलते थे इनकम टैक्स एक्ट 1922। और 1922 से पहले भी कानून था 1860 का। तो इनकम टैक्स कोई नई चीज नहीं है हमारे देश में, बहुत पुरानी चीज है। अगली बात याद रखना, इनकम टैक्स एक्ट को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया और अलग अलग चैप्टर्स के अंदर अलग अलग पैराग्राफ्स हैं और पैराग्राफ्स को हम लोग बोलते हैं एक्ट्स, सेक्शन, सॉरी सेक्शंस। साथ साथ में इस इनकम टैक्स एक्ट को हर साल अपडेट किया जाता है। एवरी ईयर इट इज अपडेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग द फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले फाइनेंस बिल आता है। फाइनेंस बिल पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट साहब अप्रूव करेंगे। इट इज कंपल्सरी फॉर देम टू गिव अप्रूवल विद इन द पीरियड ऑफ 75 डेज। 75 डेज में अगर वो नहीं हुआ तो पिछले साल का कानून लागू होगा। मैंने आपको ये बात बताई। साथ साथ में ध्यान देना, जो भी फाइनेंस एक्ट होगा, फाइनेंस बिल होगा, उसके अंदर सारे कानून को अपडेट किया जाएगा, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, जीएसटी का हो, कस्टम्स का हो और बाकी के कानून भी, जहां जहां से सरकार को रेवेन्यू आता है। इसके साथ साथ में इनकम टैक्स रूल्स जो है कंपोनेंट नंबर 3, रूल्स आर ऑलवेज मेड बाय सीबीडीटी। यहां पे मैंने आपको बताया था पर्पस क्या है। पर्पस है फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ, प्रॉपर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ। देन आते हैं सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। जहां जहां पे कोई क्लैरिफिकेशन देना है वहां पे सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन इशू किए जाते हैं। याद रखना, नोटिफिकेशंस आर ऑलवेज इशूड बाय द गवर्नमेंट, सर्कुलर्स आर ऑलवेज इशूड बाय सीबीडीटी। ये बात क्लैरिटी से लिख लो। नोटिफिकेशंस आर गिवन बाय गवर्नमेंट,
सर्कुलर्स आर गिवन बाय CBDT, ये बात क्लैरिटी से लिख लो। नोटिफिकेशंस आर बेसिकली द इंफॉर्मेशंस। आप सब लोग अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन में अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस में टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। नोटिफिकेशंस आर नथिंग बट एन इंफॉर्मेशन on a particular subject, information on a particular topic. Announcements, informations, updations, that is what we call notifications. Income tax related notifications are always issued by the government, but circulars are issued by CBDT. याद रखिएगा, circulars are primarily issued for the clarification and guidance of the officers of the income tax department. जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब है कि उनके लिए कंपल्सरी नहीं होता कि वो सर्कुलर्स को फॉलो करें, लेकिन नोटिफिकेशंस तो लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए दिए जाते हैं एंड इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीबडी टू फॉलो द नोटिफिकेशंस। मैंने आपको ये सारी बातें लिखवाई। साथ साथ में मेरे बेटा ध्यान देना, जब कभी भी कानून होगा तो कानून के अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट तो होगा ही होगा। मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ कहेंगे, डिपार्टमेंट कुछ कहेगा, हमारे बीच में कानून में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट तो होगा ही होगा। उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेके कुछ ना कुछ डिस्प्यूट जरूर होगा, और जहां पे भी डिस्प्यूट्स होते हैं वहां पे केस जाता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमें उसके डिसीजंस देते हैं। जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, it has to be accepted by everybody, it is legally binding on everybody, and they are implemented and they become the law of the country. It becomes law of the country. लो मेरे बेटा, तो यहां पे जाके एक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ कंप्लीट किया। अभी ध्यान रखना कि बहुत सारी बातें और करनी है, बहुत सारी बातें और करनी है। जो भी हमारा सिलेबस है, सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स का मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। अभी तक तो मैंने ओवरऑल इनकम टैक्स के कानून का इंट्रोडक्शन दिया। अब नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो उस नेक्स्ट क्लास के अंदर एक एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। पहला चैप्टर डेफिनेशंस है, उसका इंट्रोडक्शन। दूसरा चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस है, उसका इंट्रोडक्शन। तीसरा चैप्टर टैक्स कैलकुलेशन का है, उसका इंट्रोडक्शन। ऐसे करते हुए हम सारी चीजों का इंट्रोडक्शन करेंगे। इससे फायदा यह होगा कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्विक होगी, फास्ट होगी, और हम लोग आने वाले चैप्टर्स में अपनी स्पीड को बढ़ा सकेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने एक सेपरेट नोटबुक, एक सेपरेट रजिस्टर नहीं बनाया तो प्लीज बना लीजिएगा। सेकंड क्लास स्टार्ट करने से पहले हैव अ सेपरेट रजिस्टर, हैव अ सेपरेट नोटबुक एक्सक्लूसिवली प्राइमरली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स। बाकी सब्जेक्ट के साथ इसको मिक्सअप मत करना, खिचड़ी मत बनाना। ये मेरी आपसे दरख्वास्त, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट। आज के लिए यहां तक, बाय बाय। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा। आप लोग कभी भी किसी भी तरह की अगर कोई डाउट्स फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, नेवर एवर फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल। आप देख पा रहे हैं मेरे नाम के नीचे ये टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। ये जो टेलीफोन नंबर है ये मेरा पर्सनल टेलीफोन नंबर है। आप इस टेलीफोन नंबर पे मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, एसएमएस कीजिए। I will be more than happy to serve you. I will be more than happy to serve you. Till the time I listen from your side. Bye bye and take very good care of yourself. Love you all. Bye bye everybody.